बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पेरिस ओलंपिक्स इस वक्त जारी हैं और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की एक वाहिद उम्मीद अब रह गए हैं जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम। जी हाँ, कल वो अपने मुकाबलों का आगाज़ कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं। प्रोग्राम में और भी बातें डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को डिस्कस करेंगे क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने। और साथ साथ कल पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी के दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मैच नीदरलैंड और स्पेन की टीमों के दरमियान होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और जर्मनी की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। तो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को और साथ साथ इन दोनों सेमीफाइनल में जो इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल है, क्योंकि एशिया की एक ही टीम इस सेमीफाइनल में शिरकत कर रही है, इंडिया और जर्मनी के दरमियान मैच है खेला जाएगा, इसको भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ इंडिया से टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे हम इस सेमीफाइनल मैच के हवाले से अहवाल। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन पीसीबी से कहता हूं कि क्रिकेट टीम की भी तामीर न करें। मैरिज के खिलाफ अगर वजीर आजम भी सिफारिश करे तो मत माने, वजीर आजम शहबाज शरीफ। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2024-25 में 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट्स का ऐलान कर दिया। तीनों फॉर्मेट्स में चैंपियंस कप वनडे, चैंपियंस कप T20 और चैंपियंस फर्स्ट क्लास कप मुनक्किद होंगे। नए सीजन का आगाज 1 सितंबर को चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट से होगा। मुझे आए हुए चंद माह हुए, क्रिकेट का मुझे कितना पता नहीं, ये वक्त बताएगा। टारगेट यही है, क्रिकेट को बेहतर करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। क्रिकेट के हालात हमारे सामने हैं और कुछ चीजें बेहतर करनी है। पसंद नापसंद हमारे क्रिकेट सिस्टम का हिस्सा रहा है, कोशिश करेंगे कि अब ये माजी बन जाए। वकार यूनिस। पाकिस्तान शाहीन्स ने एंटी स्ट्राइक के खिलाफ वनडे मैच 4 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान शाहीन दूसरा वनडे कल बांग्लादेश ए के खिलाफ खेलेगी। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पेरिस ओलंपिक्स में नोवाक जोकोविच ने अल्काजार को हराकर पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के आखिरी एथलीट और मेडल जीतने की उम्मीद अरशद नदीम कल एक्शन में होंगे। मलेशिया में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद मीरान और मोहम्मद हादी ने गोल्ड और मोहम्मद हसन और मोहम्मद मीरान ने सिल्वर मेडल जीत लिए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले तो आपने देखा कि उन बच्चों ने कि जो अब यहाँ से जा रहे थे, ताइक्वांडो के प्लेयर थे और जिनको हमने शो में बुलाया और जी स्पोर्ट्स को एजाज़ हासिल हुआ कि जब वो जा रहे थे खेलने के लिए, उस वक्त उनको अपने शो में मदऊ किया और वहाँ पर जाके उन्होंने जो उनका कॉम्पिटिशन था उसमें उन्होंने मेडल्स हासिल किए। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से और पूरे पाकिस्तान की आवाम की जानिब से इन बच्चों को जो है ताइक्वांडो में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने पर, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और इनके जो कोच हैं फराज, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन बच्चों को ट्रेन किया, कोच किया और फिर पाकिस्तान के लिए इन्होंने लॉरेल्स और मेडल हासिल किए। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से कि जनाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहसिन नकवी साहब ने और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए इस हवाले से रिपोर्ट है, पहले वो देखते हैं। जी नाज़रीन, आज जो भी कुछ हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे इमरान लतीफ़ अपनी इस रिपोर्ट में। लेकिन इस वक्त मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अज़ाइम के हवाले से आगाह करने के लिए और मज़ीद उस पर अपना तबसरा देने के लिए ज्वाइन किया पाकिस्तान के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर, मशहूर मारूफ क्रिकेट कॉमेंटेटर और एक बहुत ही शुस्ता और नफीस शख्सियत राजा असद अली ख़ान साहब ने। उनको शो में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? जनाब बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आप मेरी तारीफें करते हैं, मैं तो लगता है कि आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू रहा हूँ। पता नहीं मैं क्या हूँ जो आप इतना मुझे बढ़ा चढ़ाकर माशाल्लाह पेश कर देते हैं। ये आप ही का, आपका नज़र करम है मेरे पे अली सलमान। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन सर आप डिज़र्व भी करते हैं, हम हमारे सीनियर हैं और हमेशा अपने सीनियर्स की और अपने जो असातिज़ा हैं उनकी इज़्ज़त जो है वो हमेशा करनी चाहिए। बहरहाल आप बात करते हैं ज़रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको क्या मिला, क्या गेन किया आपने? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने डोमेस्टिक के हवाले से बात की है और मैं और आप दोनों ही डोमेस्टिक के आदमी हैं। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा है इसमें एग्जीक्यूशन भी होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और साथ साथ कोई नया अगर चेयरमैन आएगा तो इनके प्लान को तब्दील नहीं करेगा? ये बड़ी अच्छी बात है।
मैं वो जो आप जिस रेडियो शो का जिक्र कर रहे थे उस पर काफी बातचीत करता है, तो कभी कभार आपसे भी बात होती है। बात यह है कि ये अगर कोई ऐसी इसमें कोई लीगल की पोजीशन ऐसी हो जाए कि आने वाला जो भी चेयरमैन है वो उस पर तब्दील ना करे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक, क्योंकि चेयरमैन साहब की मुलाकात हुई है साबिक क्रिकेटर से, उन्होंने ट्रस्ट ट्रांस के हवाले से कुछ इनपुट दी होगी और उसी को बुनियाद बनाकर देखा मैं काफी अच्छे सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक नई शक्ल दी है, कोई नई ट्रॉफीज बड़ी एक्साइटिंग किस्म जिनके नाम है उनको मुतारफ कराया जा रहा है। 5 सितंबर से इसका आगाज होगा, तो अल्लाह करे नीयत अगर ठीक है तो अमल भी ठीक हो और आने वाले वक्त में जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि एक इशू है, इशू ये जो हमारा वर्ल्ड कप का डिबेकल है ये फर्स्ट हाफ की वजह से नहीं था, ये सब माइंड सेट है और इसमें इदारे की भी वीकनेस है जो खबरें आ रही थी बल्कि ऐसा हो रहा है कुछ प्लेयर जो है वो अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स ने कुटी की हुई है, तो इसका डोमेस्टिक क्रिकेट से ताल्लुक नहीं, इसका सोच से ताल्लुक है, इसको भी बदलना होगा। और दूसरा जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात करें उतना ही कम इसको अहमियत देना होगी, इसको फौकियत देना होगी, इस पे खेलने वालों को बढ़ावा देना होगी, इसका नेशन वाइड ब्रॉडकास्ट हो और लोगों को पता लगे कौन क्या प्लेयर जो ब्रॉडकास्ट में इन्वॉल्व हो, जैसे अब हैं अच्छे लोग हैं कुछ और लोग भी अच्छे आए ताकि वो प्लेयर्स को जानते हो और उनके अच्छे बुरे के बारे में ना सिर्फ पब्लिक को बताए बल्कि जो सिलेक्टर्स है उन तक भी ये खबर पहुंचे कि ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसे क्यों परफॉर्म नहीं हो रहा, दैट्स मेंट टू बी सीन। तो मेरे ख्याल में बहुत सी ऐसी बातें हैं वो हो सकती है। दूसरी बात यह है अली सलमान के जो 2-3 दिन पहले ही एक बड़ी अच्छी खबर आई कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या राजा भाई मेरा सवाल ये है कि क्या इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट कराना, इंटर स्कूल क्रिकेट कराना, इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट कराना क्या ये पीसीबी का डोमेन है? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी के जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ आती है कि वो इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट कराएं, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो जो जाहिर सी बात है जो क्लब क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ग्रेड 2 क्रिकेट है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, पहले वो इसको सही कर लें, वो नए पेंडोरा बॉक्स क्यों खोल रहे हैं? अब ये बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन आपने किया और ये रेज किया। अब मेरी बात सुनिए, मैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की वो 3 रोजा क्रिकेट भी खेला हूं और मैंने अब भी देखा। अब होता यह है कि 20-20 ओवर की बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है अब ये ऊपर से चीजें आती हैं, उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास HR नहीं है। मैं इस हाथ में जो आप बात कर रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, ये यूनिवर्सिटी का काम है, ये फजल महमूद वगैरह ये सब लोग यूनिवर्सिटी क्रिकेट स्पीकर अहमद पापा वगैरह ये अशरफ अवेल बाटा अगर हाँ ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते थे। अब जमाना बदल चुका है। चले मैंने एक फाइनल पर जाकर मास्टर सेरेमनी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े अच्छे अरेंजमेंट थे, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे लड़के वो उसके शान नहीं थे और वो आर्मी है किससे आ रहे पंजाब कॉलेज से, क्योंकि वहां पे अख्तर मुमताज बाटा जो प्लेयर्स को फीसें माफ करवाता है उनको बढ़ा देता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अब प्लेयर्स को क्रिकेट बेसिस पे या हॉकी बेसिस पर दाखिले नहीं मिलते, अब वहां पर सरपरस्ती नहीं होती। दूसरा, जैसे ही लड़का 19-20 साल का होता है कुछ खेलना आता है उसको ये आपकी इंटरनेशनल फर्स्ट हाफ खेलता है या T20 खेलता है उसको शक लेते हैं। अब उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी कॉलेज में जाके क्रिकेट खेले या यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने की कोशिश करें, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये जो एक इदारा है माँ बाप का वो तो चाहते ही है कि उनके क्रिकेटर जो है वो T20 खेलें, इंटरनेशनल लीग खेलें, दाम बनाए और नाम भी बनाए, बाकी रहे नाम अल्लाह का, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। तो अब इसमें जो स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, इसमें पीसीबी को बहुत चीजें देखना होगी। अब कॉलेजेस के पास अपनी ग्राउंड्स नहीं है, प्लाजों में कॉलेजेस बने हुए हैं, सरकारी जो कॉलेज है उनके पास भी नहीं है, वो खेलना भी नहीं चाहते, इक्विपमेंट बड़ा महंगा हो गया। हाँ आपको फास्ट बॉलर मिल जाएंगे क्योंकि ना बैट खरीदना पड़ता है, ना बॉल खरीदना पड़ता है और ना पैड खरीदने पड़ते हैं, ना ग्लव्स खरीदने पड़ते हैं। तो ये जो ज्यादातर जो इन्फ्लक्स है 10 इलाकों का और रिमोट मुफस्सल कॉलेजेस का, वहां पर सिर्फ पेसर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट ऑफ द गेम। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट ऑफ द गेम। थोड़ा सा राजा भाई थोड़ा वक्त बड़ा महदूद है, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है आपसे, जरा मैं ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो जरा बात करेंगे उसके अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्योंकि वगैरह उसकी अपॉइंटमेंट भी जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अब सिचुएशन बनती नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग किस तरह से बन रही है ये मैं बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे मारूफ ब्रॉडकास्टर, मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजा असद अली खान साहब, और उनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन गुज़िश्ता जो मेरा एपिसोड था उसमें हमने ग्राउंड पे जाके जो इंटरव्यू किया राशिद लतीफ़ साहब का, और जब मैंने उनसे वक़ार यूनुस के अपॉइंटमेंट के हवाले से सवाल किया उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनते हैं। कोच का की किट नहीं उतरती, वक़ार यूनुस बहुत बिग नेम था, तो मैं भी जब वो कोच कर रहा हूँ तो वक़ार यूनुस कोच कर रहा हूँ, एक कोच ने कोचिंग नहीं की। मुझे लगता है कमेंट्री
एंट्री अच्छी रही उनकी, ज़बरदस्त रही, लेकिन 2 कोचिंग के जो इनके स्पैन रहे बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन क्या है कि हम अभी इनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चेंज हो सकता है। जी जनाब, आपने राशिद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट सुना वक़ार यूनुस साहब के हवाले से, लेकिन जिस तरह वक़ार यूनुस के अपॉइंटमेंट के हवाले से तनकीद की जा रही है, मुसलसल जो इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इनके जो गुज़िश्ता जो टेन्योर थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे और अब कुछ उनसे ज़्यादा उम्मीद रखी नहीं जा सकती है, क्योंकि वक़ार यूनुस खुद भी ये कह चुके हैं कि मैं जो है वो आधा पाकिस्तानी हूँ और आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ। इस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और माजी में जिस तरह उन्होंने टीम में का माहौल रखा ड्रेसिंग रूम में, उस पर भी बहुत लोग बात करते रहे। लेकिन रमीज़ राजा जूनियर ने मेरे जो 2022 का मेरा शो था जून 2022 का, उसमें उन्होंने कहा था वक़ार यूनुस के हवाले से कि वक़ार यूनुस किस तरह से टीम का माहौल रखते थे, वक़ार यूनुस किस तरह की गुफ्तगू फरमाते थे, और यही वजह है कि आज जो है वो लोग वक़ार यूनुस की इस अपॉइंटमेंट के हवाले से तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। पहले भी मैंने अपने शो में इस रमीज़ राजा के जूनियर की इस गुफ्तगू को सुनवाया था। ज़रा एक दफ़ा फिर अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं, क्या कहा था रमीज़ राजा जूनियर ने, आइए सुनते हैं। मेरे साथ जिम्बाब्वे टूर पे जो मैनेजमेंट का, स्पेशली वकार भाई का जिस तरह से रवैया था, ऐसा दिल चाहता था कि जल्दी से सीरीज खत्म और घर वापस जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरा रवैया कह सकते हैं, क्योंकि मैं उनका हमेशा फैन रहा हूँ। कोई कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जो उनका फैन नहीं रहा, सब फैंस रहे उनके। लेकिन एज अ कोच वो जिस तरह से हमें ट्रीट करते थे, स्पेशली मुझे जैसे ट्रीट करते थे, तो वो जो है ना बहुत दिल बर्दाश्त करने वाली चीज थी। वकार भाई ने 2-3 दफा ऐसे टॉन्ट्स मारे जिससे मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा कि जो है ना उन्होंने कहा, बार बार कराची का जिक्र वो करते थे। उन्होंने मुझे 2-3 दफा इस तरह से कहा कि भाई तुम कराची वाले ऐसे, तुम कराची वाले वैसे। और ये चीज मैं जब तक पाकिस्तान टीम में नहीं आया, मैं नहीं मानता था कि ये रेसिज्म जैसी कोई चीज होती है, कि लैंग्वेज रेसिज्म भी होता है। क्योंकि मेरा नेशनल टीम का जो पहला इंट्रोडक्शन था वो वकार भाई के अल्फाज ऐसे थे कि भाई तुम पंजाबी समझ लेते हो। मैंने कहा बिल्कुल समझ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि मोस्टली सब हम पंजाबी स्पीकिंग है तो हम टीम मीटिंग पंजाबी में करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, इसमें बार बार बताने की क्या जरूरत है। 1-2 दफा मेरे प्रैक्टिस के इंसिडेंट ऐसा था कि मैं और सुहेल खान हम लोग साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, तो उस पर भी वकार भाई ने मुझे टॉन्ट किया कि ये केसीसी की टीम नहीं है, कराची की टीम नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा। तो उनका रवैया कुछ ऐसा था कि जो है ना बड़ा दिल बर्दाश्ता कर देता था उनका रवैया। जी जनाब, उनका रवैया दिल बर्दाश्त करते था, ये कहना था एक राजा का। और अब इस पे ज़रा बात करते हैं दूसरे राजा से। तो इस वक्त राजाओं का राज चल रहा है। सो राजा टू राजा असद अली खान साहब, आपने सुन लिया रमीज़ राजा जूनियर ने क्या कहा। अब एक ऐसी शख्सियत से हम फिर क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो बायस नहीं होंगे, या वो क्रिकेटिंग जो मैटर्स हैं उनको अब वो जस्टिस के साथ जो है पूरे पाकिस्तान में रन करने में कामयाब हो सकेंगे। देखिए, ये बड़ी आपने एक होशुबा सी चीज है। मेरे ख्याल में चाहे उनकी उम्र उस वक्त ज्यादा थी या कम थी, ये बात वकार यूनुस साहब को करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब उनका रोल वो पहले मैदान वाला नहीं है, ना वो हेड कोच है ना वो कप्तान है। अब वो दफ्तरी बन गए हैं, दफ्तरी काम करेंगे, मतलब एग्जेक्टिव है। दफ्तरी जो छोटा लफ्ज है वो अब चीफ एग्जेक्टिव 100 बल्कि उससे भी शायद ऊपर 22 चेयरमैन टाइप किस्म के उनके ख्याल मुझे सुनने में आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता एसओपीज क्या है। एक चीज है, अब इतनी बातें हो गई हैं जो उनके हक में नहीं जा रही, लेकिन एक चीज ये है कि अली सलमान वुड एग्री कि जो दस्तयाब वसाइल हैं, मैं 1-2 और नाम ले सकता हूँ। मेरे ख्याल में अगर ये करना चाहे वकार यूनुस, जो कप्तान भी रहे हैं, हेड कोच भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, काउंटी क्रिकेट में खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेल लिया, जैसा आपने कहा इनके पास डुअल नेशनलिटी भी है, तो सारे कल्चर्स को, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हैं। और उम्र अब इनकी ज्यादा हो रही है, अब उनको सेटल डाउन होना होगा। और हमें और आपको खास तौर पर आपको सलमान ये ख्याल करना होगा कि कहीं ये भटके ना, इन पर नजर रखना होगी। मतलब जैसे अब मैं नहीं मुझे हमें बिस्कुट डालना चाहिए। आई होप एंड आई प्रे कि ये अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, ये सही सिलेक्शन कमेटी प्रपोज करेंगे, ये सही हेड कोच अगर कोई दोबारा किसी और जगह पर लगाना है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में या कोई जूनियर टीम का, तो उसके लिए सही नाम सजेस्ट करेंगे और अपना मुल्क का नाम बनाएंगे। अभी जो पुरानी बातें हैं ना, ये इंडिविजुअली, जैसे फ्रांस के साथ भी उनका एक रवैया था जो मुझे अच्छा ही लगा था उस वक्त, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। मैं समझता हूँ सलमान हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ देखना चाहिए, लेकिन राजा भाई ये भी अगर कुछ पहले वाली ऐसी गलतफहमी है उनको दोबारा मत दोहराइए, और जो जिम्मेदारियां आपको दी गई है बदली के ऐसे उसको अंजाम देने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में इसको पहले वेलकम कर लें, और फिर अगर देखेंगे कहीं इनको बताने की कोई जरूरत है
तो उस पर जरूर हम आवाज बुलंद करेंगे। मेरा तो ये तजवीज़ है। ठीक है। सदस्यों के अच्छा, अभी आपने ये कहा, कि राजा भाई, अभी आपने कहा कि ये कोचेस के नाम तजवीज़ करेंगे, और अभी आपने कहा इनको दफ्तरी जो है काम है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनका वर्क है वो ये करेंगे। सबसे पहले तो मैं ज़रा से जो दफ्तरी नाम ये तजवीज़ करेंगे, अभी तक इन्होंने कोई लबकुशाई नहीं की है, लेकिन दो नाम तो मैं बता देता हूँ कि वो तो सिस्टम का हिस्सा होंगे ही होंगे। एक इंजमाम होंगे और एक मुश्ताक अहमद होंगे। ये भी मेरे प्रोड्यूसर साहब ये ज़रा क्लिप ये नोट करके रख लीजिएगा, और ये आने वाले सालों में ज़रा आपके बहुत काम आएगा कि जो मैं पहले से बता रहा हूँ कि दो नाम तो सिस्टम का हिस्सा होंगे ही होंगे, जो माजी में भी देखते आए। दूसरी जानिब आपने कहा कि दफ्तरी काम करेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करेंगे। सर, ये जो एडवर्टाइजमेंट में जो कंडीशंस थी उसमें कौन सी कंडीशन को जो ये मीट कर रहे हैं? इसमें लिखा हुआ है कि इनको जो है वो कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, MS ऑफिस जो है वो इनको आना चाहिए। फिर आपको लगता है कि वक़ार यूनुस साहब ग्रेजुएट हैं, तो अगर दफ्तरी काम करेंगे तो उसके लिए तो आपको पता है ईमेल्स आपको ड्राफ्ट भी करनी पड़ती है, लेटर ड्राफ्टिंग भी होती है। ठीक है, कोई स्टेनो कोई सेक्रेटरी जरूर करेगा, लेकिन मौक़िफ़ तो इन्हीं का ही होगा ना। तो फिर आपको लगता है कि इतने बड़े पोस्ट के लिए ये हेल्थ है? ये नहीं, मेरे ख्याल में ये ईमेल्स को वो जो और लोग भी हैं, सलमान नसीर साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, वो इनकी हेल्प करेंगे। ये ऊपर की लेवल पे ये वो तजर्बा वहां पर इनका वो आएगा जो कि मुल्कों से क्रिकेट के तल्लुकात की बात है, कोचिंग की बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात है, सेलेक्शन कमेटी की बात है, उस पर ये डिस्कसिव अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन बाकी जो मामला है जिसमें कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो सर फिर ये ऐड में क्यों कंडीशन लगाई है? अगर ये उसमें फिर ऐड में क्यों ऐड में ये कंडीशन रखी गई है कि MS ऑफिस लिटरेट या कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर लिटरेसी होनी चाहिए, तो फिर वक़ार यूनुस साहब को देखते हुए ऐड डिजाइन कर लेते हैं कि बुरेवाला से ताल्लुक हो, बहुत दूर से भाग कर आते हुए हों, तेज तरीन बॉलर हों, आधे ऑस्ट्रेलियन हों, आधे पाकिस्तान हो, और इन सारे क्राइटेरिया पे वक़ार यूनुस साहब पूरे उतरते हैं। नहीं, अब इसमें जो आप कंप्यूटर लिटरेट की बात कर रहे हैं ना, ये तो लैपटॉप पर सब बैठते हैं, वर्ड सबको आता है, ईमेल और ये जो ई बिजनेस है और ई कॉमर्स है, इसकी जो बेसिक ट्रेनिंग जो मेरे और आप जैसे जो बड़े कंजर्वेटिव किस्म के लोग हैं उनको भी इस चीज का पता है बुनियादी तौर पर। दैट इज नो इशू। अब हालांकि हाथ में वैसे भी मोबाइल है तो वाला कंप्यूटर पौना कंप्यूटर होता है, तो ये जो अच्छा दूसरा एक और मैं वैसे आज हैरान, मुझे किसी ने ये बताया, जो मैंने पढ़ा है, मुझे किसी ने भेजा कि डॉन में ये खबर आई है कि अब फ्लोट किया गया है जो एडवर्टाइजमेंट है आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट जो कि वक़ार यूनुस है, इस किस्म की कोताहियां गलतियां ब्लंडर नहीं करनी चाहिए अगर ऐसा सचमुच है, क्योंकि ये डॉन की खबर है। मतलब सर मैं आपको बता देता हूं कि एडवाइजर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन है वो है 19 अगस्त। 19 अगस्त जो है वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है। और यहाँ पे मुझे उमर शरीफ साहब याद आ जाते हैं, मरहूम उमर शरीफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, कि उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाते थे कि बच्चे मुकाबला कर रहे हैं जनाब किसका फादर जो है वो ज़्यादा तेज़ है, और सब बच्चे जो है वो गप मार रहे होते हैं कि मेरे फादर ज़्यादा तेज़ हैं। एक बच्चा उसमें कहता है कि मेरे फादर इतने तेज़ हैं कि 5 बजे छुट्टी होती है उनके ऑफिस की और वो 2 बजे घर पे होते हैं। वक़ार यूनुस का अपॉइंटमेंट आपको ऐसा ही नहीं लग रहा कि 19 तारीख लास्ट डेट है और वो पहले से चेयरमैन के साथ बतौर एडवाइजर बैठे हुए 5 अगस्त को? कमाल है वैसे ये समझ से काफिर हूं, क्या कोई और एडवाइजर उसकी अपॉइंटमेंट तो नहीं होने वाली इनके अलावा भी? और ये कोई SOP या क्राइटेरियन है PCB का कि आप एडवर्टाइज करना, और ये करते हैं एडवर्टाइज, तो कुछ लंबी चौड़ी डेट ना रखते, डेट ही कम कर लेते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट थोड़ी डिले कर देते, तो इस परेशानी से बच जाते हैं। ये गैर जरूरी चीजें हैं और इस किस्म की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। मेरा अगर आपने अपॉइंटमेंट कर लिया, चेयरमैन साहब अपनी मर्जी के लोग लेकर आए, बेहतरीन रिजल्ट दें और उनकी वाह होगी, वरना आप चाहते हैं कि। ठीक है असद भाई, वक्त थोड़ा सा महदूद है। थैंक यू सो मच। राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़ी जबरदस्त हॉकी के हवाले से कदावर शख्सियत इंडिया से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी कि जिनसे बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैचेस के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान इंडिया हॉकी सीरीज और पाकिस्तान में हॉकी के खेल की डेवलपमेंट के हवाले से, और क्या वजह है कि इंडिया में हॉकी फ्लरिश कर रही है और पाकिस्तान में हॉकी इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, लेकिन जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा था, प्रोग्राम के इंट्रो में कहा था कि कल पेरिस ओलंपिक्स में 2 सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में नेदरलैंड और स्पेन की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबले होंगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में एशिया की वाहिद उम्मीद टीम इंडिया और जर्मनी की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। और टीम इंडिया जो है वो आलमी रैंकिंग में नंबर 5 पर मौजूद है, जबकि नंबर 2 पर मौजूद है जर्मनी। तो अगर ऑन पेपर देखते हैं तो जर्मनी को एडवांटेज है, लेकिन जिस तरह टीम इंडिया खेल रही है तो
उम्मीद है कि टीम इंडिया भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी और ये सेमीफाइनल जो है वो बड़ा दिलचस्प साबित होगा। इस सेमीफाइनल के हवाले से और पाकिस्तान इंडिया की हॉकी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मुझे एक ऐसी ज़बरदस्त कद आवर शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनको न सिर्फ इंडिया में बहुत ज़्यादा मान सम्मान हासिल है, पाकिस्तान में भी उनकी इतनी ही फ़ैन फॉलोइंग है। इंडिया के लिए वो 4 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप और 4 जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का एजाज़ रखते हैं। 170 से ज़ायद उन्होंने इंडिया के लिए गोल किए और जिस तरह इंडिया में उनको एक इज़्ज़त हासिल है, एक मुकाम हासिल है, एक लेजेंड का दर्जा हासिल है, पाकिस्तान में भी लोग उनको इतना ही प्यार करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से ज़बरदस्त इंडिया के सेंटर फॉरवर्ड साबिक ओलंपियन धनराज पिल्ले जी, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पिल्ले जी, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, अपने कीमती समय आपने निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। ये बताएगा कि कल इंडिया और जर्मनी की टीमों के दरमियान जो है वो दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और क्या उम्मीद की जा सकती है टीम इंडिया से? सबसे पहले तो इंडियन हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। जिस तरीके की हॉकी इंडियन हॉकी खेल रहा है, बहुत सालों बाद मैंने भी कल मैच बैठकर देखा और उसको एंजॉय किया और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया तालमेल है हिंदुस्तान की हॉकी टीम का। ऑलराइट, अच्छा पिल्ले जी, 1972 के बाद 52 साल के बाद आफ्टर 52 ईयर्स टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में शिकस्त दी है और उसके बाद अब कल जो है वो जर्मनी के साथ उसका मुकाबला है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इंडिया की जो आलमी रैंकिंग है वो नंबर 5 है, जर्मनी की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो नंबर 2 है। तो पेपर पे तो हमें जर्मनी मजबूत नज़र आ रहा है, लेकिन किस स्ट्रेटजी के साथ इंडिया जाएगा, आपको क्या लगता है? आप बहुत सही कह रहे हैं कि 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को जीतना ओलंपिक्स में बहुत बड़ी जीत होती है और कल सेमीफाइनल जर्मनी के साथ होने जा रहा है और उसके पहले क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर एक इतिहास रची है। मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान की हॉकी टीम इसको बरकरार रखे। कल जर्मनी के साथ जब खेलेगी तो मुझे लगता है कि तालमेल और सीनियर प्लेयरों को समझकर खेलना बहुत ज़रूरी है। ओपोनेंट टीम को रेस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है और पेनल्टी कॉर्नर ना दे, जितना हो सके उतना है ना अवॉइड करे पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि हमारे पास अभी फर्स्ट रशर जो है वो रेड कार्ड लेकर बाहर है और मनप्रीत बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि पेनल्टी कॉर्नर कम से कम दिया जाए और गेम को है ना अपने कंट्रोल में रखें। गेंद को अपने कंट्रोल में कर। जरा मनप्रीत की बात की है, मनप्रीत सीजन प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं। कल भी उन्होंने जो है वो जब ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच खेले थे तो पहला गोल उन्होंने खेल के 27वें मिनट में स्कोर किया था और टोक्यो ओलंपिक्स जो खेला गया उसमें उन्होंने भारतीय टीम को लीड भी किया। तो इस तरह टीम इंडिया जो है वो यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्लेंड नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ा एक रीजन है टीम इंडिया की जीत का? नो डाउट ना, हिंदुस्तान की हॉकी टीम एक एक्सपीरियंस और यूथ के साथ इस ओलंपिक्स में गई है और सभी लोग उसी हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि 6 के 6 मैच मैंने बैठकर देखा हूँ। जूनियर बच्चे भी हम अपना 100% दे रहे हैं और कल का मैच अगर देखेंगे कि 10 प्लेयर में खेले हैं, फॉरवर्ड लाइन ने बहुत मेहनत की और डिफेंस को आकर है ना सपोर्ट किया है और इसीलिए कॉन्फिडेंस भी बड़ा है इन लोगों का और मैं समझता हूं कि कल का मैच भी बहुत बढ़िया होगा। कल का मैच भी बहुत बढ़िया होगा, बिल्कुल हम सब इसकी जो उम्मीद करते हैं। लेकिन पिल्ले जी, जब जिस ज़माने में आप लोग खेलते थे, शाहिद भाई खेलते थे, जफर इकबाल साहब खेलते थे, तोइब सिंह, फिलिप्स, जब इस टाइप के प्लेयर खेलते थे, प्रगत सिंह जैसे प्लेयर खेलते थे और पाकिस्तान से सलाउद्दीन, हसन सरदार, समीउल्लाह, बड़े बड़े नाम खेलते थे, तो हमें बड़े मुकाबले जो थे बराबर के नज़र आते थे। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान की हॉकी इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है और इंडिया की हॉकी जो है इस वक्त वो फ्लरिश कर रही है? देखिए, हिंदुस्तान की हॉकी पिछले 10 साल से बहुत बढ़िया काम कर रहा है और स्पॉन्सरशिप उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है और
प्लेयर्स हमें पंजाब से बहुत सारे प्लेयर्स मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, यूपी से मिले हैं, उड़ीसा से मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एकेडमी की कमी नहीं है अभी हॉकी में। जैसे पंजाब एक पॉकेट है, जाना जाता है और वहाँ से बहुत सारे लड़के निकल के आ रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि है ना, हिंदुस्तान की हॉकी बहुत अच्छा काम कर रहा है और थोड़ा सा समय लगेगा पाकिस्तान की हॉकी को वापस है ना अपने पोजीशन में आने के लिए, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। और जितने पाकिस्तान के स्टॉलवर्ड्स हैं, शाहबाज अहमद, ताहिर जमान, बहुत सारे ऐसे है ना खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की हॉकी को भी है ना देखना चाहते हैं टॉप पर। और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान है ना एशियन कॉन्टिनेंटल की हॉकी ऊपर रहे। बिल्कुल, हम सब ये चाहते हैं। लेकिन ये बताइएगा धनराज पिल्ले जी कि आपके बहुत फ़ैन फॉलोइंग है यहाँ पे, भारतीय हॉकी टीम के बहुत यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग है हॉकी के सर्कल में। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ की तरह क्या हॉकी सीरीज़ इन दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों देशों के दरमियान होनी चाहिए? बहुत खुशी मिलती है जब है ना लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में आपके बहुत बड़े है ना फ़ैन हैं और बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं। और मैं भी देखता हूँ कि ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करते हैं और दुआएं देते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि दुआओं में याद रखना। और फिर से एक बार मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हॉकी भी है ना ऊपर आए ताकि एशियन कॉन्टिनेंटल ऊपर रहें। लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तान की हॉकी टीम दोनों 2000 टोक्यो ओलंपिक्स में और पेरिस ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेल रहा है। और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की भी हॉकी ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम इसमें ना भाग ले। बिल्कुल। अच्छा पिल्ले जी, आप जिस तरह मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि जितने फ़ैन आपके इंडिया में शायद उतने ही फ़ैन आपके पाकिस्तान में भी हों। आज भी आपकी डॉजिंग, ड्रिबलिंग को जो है वो हम बहुत याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं और बहुत लोग उसकी वीडियोस भी देखते हैं। तो पाकिस्तानी फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप कई अरसों से हॉकी में जुड़े हुए हैं और हॉकी के लिए सोचते हैं, हॉकी के बारे में लिखते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय में पाकिस्तान की हॉकी ऊपर आए, ये दुआ करता हूँ ऊपर वाले से। थैंक यू सो मच अली भाई। थैंक यू सो मच धनराज पिल्ले जी, आपने रात के इस पर अपना कीमती समय निकाला इंडियन हॉकी टीम के हवाले से बात करने के लिए, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह भी आपने भी कहा कि सब कॉन्टिनेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया की पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो, इस तरह हम भी ये बात करते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। लेकिन साथ साथ हम सब पाकिस्तानियों की दुआएँ अरशद नदीम के साथ भी हैं जो कल जेवलिन थ्रो के इवेंट में जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, कम्पीट करने जा रहे हैं। पूरी कौम की दुआएँ जो अरशद नदीम के साथ हैं क्योंकि ये वही वाहिद उम्मीद है जो पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड तक या किसी भी मेडल के तक लाने का वजह बन सकती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर अरशद नदीम। हम सब आपके साथ हैं, हम सबकी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।